द्वंद्व कहाँ तक पाला जाए, द्वंद्व कहाँ तक पाला जाए, युद्ध कहाँ तक टाला जाए, युद्ध कहाँ तक टाला जाए, तू भी तो है राणा का वंशज, तू भी तो है राणा का वंशज, फेंक बाला जहाँ तक जाए, फेंक बाला जहाँ तक जाए। सभी को नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। तो सभी को महान पर्व होली की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। आई होप आपने सभी ने अच्छे से होली मना ली होगी। तो आज अपन कक्षा 9 के लिए चैप्टर लेके आए टिश्यू उत्तक। संपूर्ण चैप्टर का आज खात्मा करने वाले हैं। तो आज का अपना जो टारगेट है इस चैप्टर को खत्म करना। तो पहला प्रश्न है जी, देखो पहला प्रश्न, ये जो अभी सीरीज चल रही है ये कक्षा 9 के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। यदि कोई अपना भाई बहन रेलवे ग्रुप डी की तैयारी करता है या एसएससी की तैयारी करता है तो उसके लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी है। कोशिकाओं का वह समूह जो संरचना में समान होता है और किसी विशिष्ट कार्य को एक साथ संपन्न करता है क्या कहलाता है? वो कहलाता है उत्तक कहलाता है। क्या कहलाता है? उत्तक। जो किसी कोशिकाओं का एक विशिष्ट समूह होता है जो किसी विशेष कार्य को संपादित करता है, उस कोशिका के समूह को क्या कहते हैं भाई? उत्तक कहते हैं। और जो उत्तकों का जो अध्ययन है, उत्तकों का जो अध्ययन है वो क्या कहलाता है? हिस्टोलॉजी। क्या कहलाता है भाई? हिस्टोलॉजी कहलाता है, जिसे औतिकी भी कहते हैं, औतिकी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, पौधों में अधिकांश ऊतक सारा प्रदान करने वाले होते हैं। जो अधिकांश ऊतक होते हैं वो सारा प्रदान करने वाले होते हैं। ये ऊतक प्राय किस प्रकार की कोशिकाओं के बने होते हैं? जो पेड़ पौधे होते हैं उनके अंदर अधिकांश जो ऊतक होते हैं वो सारा प्रदान करने वाले होते हैं, और वो ऊतक मर्द कोशिकाओं के बने होते हैं। किसके बने होते हैं भाई? मर्द कोशिकाओं के बने होते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, जंतु और पौधों के बीच वर्दी के संबंध में मुख्य अंतर क्या है? वर्दी के संबंध में मुख्य अंतर क्या है? तो वो अंतर होता है कि भी पौधों की वर्दी कुछ सीमित क्षेत्रों में होती है। जो पेड़ पौधे होते हैं उनके अंदर जो वर्दी होती है कुछ भागों में ही देखी जाती है, संपूर्ण भाग में नहीं देखी जाती। जबकि जबकि जंतुओं में वर्दी अधिक एक रूप होती है, सभी भागों में समान रूप से वर्दी होती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। अगला प्रश्न, जंतुओं को पौधों की तुलना में अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। क्यों? क्योंकि वो जंतु श्वसन करते हैं, पाचन करते हैं, उत्सर्जन करते हैं और एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, गति करते हैं। ठीक है, क्योंकि वे भोजन साथी और आश्रय की खोज में विचरण करते हैं, इसलिए उन्हें ऊर्जा की आवश्यकता अधिक होती है। आगे अगला प्रश्न है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा उत्तक का उदाहरण है? देखो रक्त भी एक उत्तक होता है, तरल संयोजी उत्तक। कैसा उत्तक है? तरल संयोजी उत्तक होता है। ठीक है, फ्लोएम भी एक कैसा एक उत्तक है, ये पादप उत्तक है। पेशी एक उत्तक है, सभी क्या है? उत्तक है। अगला प्रश्न कह रहा है कि भाई पौधों के उन उत्तकों को क्या कहते हैं जो निश्चित क्षेत्रों में ही पाए जाते हैं और निरंतर विभाजित होते रहते हैं? पौधों के अंदर उन उत्तकों को क्या कहते हैं जो निश्चित भाग के अंदर रहते हैं और निरंतर क्या करते हैं? विभाजित होकर के नई कोशिकाएं बनाती है, उन्हें कहते हैं विभज्य उत्तक। क्या कहते हैं? विभज्य उत्तक, मेरिस्मेटिक टिश्यू। ठीक है, चलो अगला प्रश्न है कि भाई विभज्य उत्तक की उपस्थिति वाले क्षेत्रों के आधार पर उन्हें किन भागों में वर्गीकृत किया जाता है? जो विभज्य उत्तक है उन्हें 3 भागों में बांटा जाता है। एक तो होता है शीर्षद विभज्य उत्तक, एक होता है शीर्षद विभज्य उत्तक जो पेड़ पौधों के शीर्ष भागों में पाया जाता है, चाहे वो जड़ हो चाहे तना हो। ठीक है, शीर्ष भागों में पाया जाता है और उनकी लंबाई में क्या करता है? वृद्धि करता है। दूसरा उत्तक होता है जो संधि नोड पर पाया जाता है, पर्व संधि पर पाया जाता है। किस पर पाया जाता है? पर्व संधि पर पाया जाता है, जिन्हें अंतर्विष्ट विभज्य उत्तक कहते हैं। ठीक है, अगला एक होता है जिसे अपन पार्श्व विभज्य उत्तक कहते हैं,
जो पेड़ पौधों की तनों की चौड़ाई और मूल की चौड़ाई में वृद्धि के लिए क्या होता है, सहायक होता है। तो 3 प्रकार के ऊतक होते हैं। तो उपरोक्त सभी इसका आंसर होने वाला है। अगला, विभाज्य ऊतक की कोशिकाओं की विशेषता के बारे में क्या सत्य है? जो विभाज्य ऊतक होते हैं उनकी विशेषता के बारे में क्या सत्य है? देखो, ये बहुत अधिक क्रियाशील होती है, बिल्कुल राइट बात है। इनके पास सघन कोशिका द्रव्य होता है, बिल्कुल, और पतली कोशिका भित्ति होती है। इनके पास स्पष्ट केंद्रक होता है। सभी पॉइंट सही है, उपरोक्त सभी विकल्प सही है। चलिए नेक्स्ट, अगला प्रश्न कह रहे कि विभाज्य ऊतक कोशिकाओं में सामान्यतः कौन सा अंगक नहीं होता है? जो विभाज्य ऊतक होता है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है, उसके अंदर कौन सा कोशिकांग नहीं होता है? वो होता है रसदानी नहीं होता है। बाकी सब कोशिका भित्ति पाई जाती है, कोशिका द्रव्य पाया जाता है, केंद्रक पाया जाता है, रसदानी नहीं होती है, क्योंकि इनके अंदर जो भोजन है या अवशिष्ट पदार्थ है उनको संरक्षित करने की आवश्यकता नहीं होती है और इनको बार बार विभाजित होना होता है, इसलिए इनके अंदर रसदानी नहीं पाई जाती है। यदि रसदानी पाई जाएगी तो विभाजन की जो क्षमता है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, घट जाएगी। कुछ पौधों में अंतर्विष्ट विभाज्य ऊतक कहाँ पाए जाते हैं? जो अंतर्विष्ट विभाज्य ऊतक है भाई, जो अंतर्विष्ट विभाज्य ऊतक है वो पर्व संधियों पर पाए जाते हैं। जो संधियों पर पाए जाते हैं, नोड पर पाए जाते हैं, यहाँ पर पाए जाते हैं, ठीक है। और यहाँ पर जो शीर्ष भागों में पाए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? शीर्ष विभाज्य ऊतक कहते हैं, शीर्ष विभाज्य ऊतक कहते हैं। और इन्हें कहते हैं, क्या कहते हैं? अंतर्विष्ट, अंतर्विष्ट विभाज्य ऊतक कहते हैं, ठीक है। तो पर्व संधियों पर पाए जाते हैं, नोड्स के पास पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। चलिए अगला, अगला कह रहे हैं तने की परिधि या मूल में वृद्धि किस ऊतक के कारण होती है? जो तने की जो परिधि है, जो तने हैं, तने की जो परिधि होती है, ये परिधि वाला भाग है, परिधि वाला भाग है, इनके अंदर जो चौड़ाई है, परिधि या मूल में वृद्धि किस ऊतक के कारण होती है? वो होता है पार्श्व विभाज्य ऊतक। किसके कारण होती है? पार्श्व विभाज्य ऊतक के कारण। चलिए अगला, अगला प्रश्न है, कह रहा है विभाज्य ऊतक कोशिकाओं द्वारा अपनी विभाजन शक्ति खो देने और विशिष्ट कार्य करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? विभाज्य ऊतक कोशिकाओं द्वारा अपनी विभाजन शक्ति, जब ये विभाजन शक्ति खो देगा और विशिष्ट कार्य करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? वो कहते हैं विभेदीकरण। क्या कहते हैं भाई? विभेदीकरण कहते हैं, विभेदीकरण कहते हैं। अगला प्रश्न है, कह रहा है परों के शीर्षक विभाज्य ऊतक, शीर्षक विभाज्य ऊतक का मुख्य कार्य क्या है? जो शीर्ष भागों में पाया जाता है शीर्षक विभाज्य ऊतक होता है, शीर्षक विभाज्य ऊतक, इसका क्या कार्य है, मुख्य कार्य क्या है वो बताना है। बताओ, परों के शीर्षक विभाज्य ऊतक का मुख्य कार्य क्या है? तने की मोटाई बढ़ाना? ना जी। जड़ों और तनों की लंबाई में वृद्धि करना, जड़ों और तनों की लंबाई में वृद्धि करना इसका मुख्य कार्य है, ठीक है भाई। चलो अगला प्रश्न, स्थायी ऊतक का निर्माण कैसे होता है? जो परमानेंट टिश्यू है वो उसका निर्माण कैसे होता है? देखो, विभाज्य ऊतक होता है जो बार बार विभाजित होता जाता है। एक समय ऐसा आता है कि वो अपनी विभाजन क्षमता क्या कर देता है, खो देता है। उसके बाद में क्या बन जाता है, स्थायी ऊतक। जब कोशिकाएं एक विशिष्ट रूप और आकार ले लेती है तब, जब कोशिकाएं विभाजित होना बंद कर देती है, ये भी बात राइट है। विभाज्य ऊतक कोशिका के विकसित होने से, ये भी राइट बात है। तो उपरोक्त सभी, तो इसका आंसर होने वाला है उपरोक्त सभी। जब कोशिकाएं विभाजित होना बंद कर देती है तब बन जाता है। ये जब कोशिकाएं एक विशिष्ट रूप और आकार ले लेती है तब, या विभाज्य ऊतक कोशिकाओं के विकसित होने से, ठीक है। चलो अगला, अगला प्रश्न है कि भाई विभाज्य ऊतक की कोशिकाओं में सघन कोशिका द्रव्य और स्पष्ट केंद्रक होता है, लेकिन इनमें क्या नहीं होता है? जो विभाज्य ऊतक कोशिका होती है उसके अंदर एकदम घेरा, घेरा क्या होता है, कोशिका द्रव्य होता है और स्पष्ट केंद्रक भी होता है, लेकिन उसके अंदर रसदानी नहीं पाई जाती है, रिक्तिका नहीं पाई जाती है, वैक्यूल्स नहीं पाया जाता है, ठीक है। ये बहुत अच्छी बात है। अगला, जो पेरेनकाइमा, अगला प्रश्न कह रहा है पेरेनकाइमा, पेरेनकाइमा ऊतक की कोशिकाओं की मुख्य विशेषता क्या होती है?
जो पेरेनकाइमा जो उत्तक होता है उसकी मुख्य विशेषता क्या है? देखो ये मर्द कोशिकाएं होती हैं, इनकी कोशिका भित्ति बहुत मोटी होती है। अगला, ये तो गलत बात है भाई, मर्द कोशिकाएं थोड़ी होती है, ये तो कैसी होती है? पेरेनकाइमा कोशिका जीवित कोशिकाएं होती है। इनकी कोशिका भित्ति बहुत मोटी होती है, ना जी ये भी गलत बात है। ये जीवित कोशिकाएं होती है और इनके मध्य काफी रिक्त स्थान पाया जाता है। इनकी जो कोशिकाएं हैं वो जीवित होती है और इनकी जो कोशिकाओं के मध्य है वो क्या पाया जाता है? रिक्त स्थान पाया जाता है, रिक्त स्थान पाया जाता है। कोशिकाओं के मध्य क्या पाया जाता है? रिक्त स्थान पाया जाता है। कोशिकाओं के मध्य रिक्त स्थान पाया जाता है और इनकी कोशिका भित्ति क्या होती है? क्या होती है भाई? पतली होती है। बात समझ में आ गई क्या? चलो अगला प्रश्न है 18वां। प्रश्न 18वां है, पेरेनकाइमा उत्तक का मुख्य कार्य क्या है? जो पेरेनकाइमा उत्तक होते हैं उनका मुख्य कार्य क्या है वो बताना आपको, जल्दी से बताओ। तो पौधों को कठोरता प्रदान करना, भोजन का भंडारण करना, केवल जल का संचयन करना, जड़ों की लंबाई बढ़ाना। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होने वाला है, भोजन का संग्रहण करना। जो पेरेनकाइमा कोशिकाएं होती है या पेरेनकाइमा उत्तक होते हैं वो क्या करते हैं? फूड स्टोरेज का काम करते हैं, भोजन का क्या करते हैं? संग्रहण करते हैं। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, विभाज्य उत्तक द्वारा बनी कोशिकाएं। विभाज्य उत्तक द्वारा बनी कोशिकाएं जब किसी एक विशिष्ट कार्य करती है और विभाजित होने की शक्ति खो देती है तो वो किसका निर्माण करती है? तो वो करती है स्थायी उत्तक का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है? स्थायी उत्तक का निर्माण करती है। अगला प्रश्न कह रहा है, एपिडर्मिस के ठीक नीचे जो एपिडर्मिस परत होती है, एपिडर्मिस जो परत होती है उसके ठीक नीचे कोशिकाओं की कुछ परतें होती है, उन्हें क्या कहते हैं? कोशिकाओं की कुछ परतें होती है, उन्हें क्या कहते हैं? बताओ उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं सरल स्थायी उत्तक। क्या कहते हैं भाई? सरल स्थायी उत्तक कहते हैं। ठीक है। अगला अगला वह प्रक्रिया जिसके द्वारा कोशिकाएं एक स्थायी रूप, आकार और विशिष्ट कार्य करने की क्रिया कर विशिष्ट कार्य लेने की क्रिया करती है, क्या कहलाती है? बताओ बताओ जल्दी से बताओ। वो कहलाता है विभेदीकरण। वे प्रक्रिया जिसके द्वारा कोशिकाएं एक स्थायी रूप, आकार और विशिष्ट कार्य लेने की क्रिया करती है क्या कहलाती है? विभेदीकरण। अगला प्रश्न है, अगला कह रहा है, जिस पेरेनकाइमा उत्तक में क्लोरोफिल पाया जाता है। देखो जिस पेरेनकाइमा उत्तक में क्लोरोफिल पाया जाता है उसे क्या कहते हैं? जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न करता है। जो पेरेनकाइमा उत्तक होता है वो ये तो जीवित कोशिकाएं होती है और जो कोशिकाएं होती है पेरेनकाइमा उत्तक है, तो इन कोशिकाओं के अंदर जो हरे रंग के वर्णक पाए जाते हैं, हरे रंग के वर्णक पाए जाते हैं क्लोरोफिल, जिन्हें क्या कहते हैं? क्लोरोफिल। ये क्लोरोफिल क्या करते हैं? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा क्या करते हैं? भोजन बनाते हैं। क्या करते हैं? भोजन बनाते हैं। इन्हें कहते हैं क्लोरेनकाइमा। क्या कहते हैं भाई? क्लोरेनकाइमा हरित उत्तक। क्या कहते हैं? हरित उत्तक कहते हैं, क्लोरेनकाइमा कहते हैं। आगे अगला प्रश्न है, कह रहा है, जलीय पौधों में पेरेनकाइमा की कोशिकाओं के मध्य हवा की बड़ी गुहिकाएं होती है जो उन्हें तैरने में मदद करती है। जो तैरने में मदद करती है, प्लवन में सहायता करती है। इस उत्तक को क्या कहते हैं? इस उत्तक को कहते हैं एरेनकाइमा। क्या कहते हैं भाई? एरेनकाइमा कहते हैं, एरेनकाइमा कहते हैं। जिनके अंदर हरे रंग के वर्णक पाए जाते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करती है, उन्हें कहते हैं क्लोरेनकाइमा। जिनके अंदर जो कोशिका है उनके मध्य रिक्त स्थान पाया जाता है और उनके अंदर हवा भरी रहती है, तैरने में सहायता करती है, उन्हें क्या कहते हैं? एरेनकाइमा। ठीक है राजा। चलो अगला देखो, नेक्स्ट प्रश्न, पौधों में लचीलापन का गुण किस स्थायी उत्तक के कारण होता है और उन्हें बिना टूटे झुकने में सहायता करती है? आपको पता है जो कुछ पेड़ पौधे होते हैं उनकी टहनियाँ आपको पता है ऐसे झुकी हुई रहती है और हवा आती है तो नीचे नीचे झुक जाती है वो और वापस अपना स्थान पर आ जाती है। वो लचीलापन है किस उत्तक के कारण आता है? वो आता है पोलेनकाइमा। किसके कारण आता है भाई? पोलेनकाइमा उत्तक के कारण। किसके कारण? पोलेनकाइमा उत्तक के कारण।
अगला प्रश्न है नारियल। नारियल के रेशे युक्त छिलके किस ऊतक से बने होते हैं? जो आपको पता है नारियल होता है, नारियल होता है, नारियल के ऊपर जो रेशे युक्त छिलके होते हैं, रेशे युक्त क्या होते हैं? छिलके होते हैं। वो किस ऊतक के बने होते हैं? वो बने होते हैं स्क्लेरेनकाइमा, जिनकी कोशिकाएं मर्द लंबी और पतली होती है, जिनकी कोशिकाएं लंबी मर्द और पतली होती हैं। वो कौन सा ऊतक होता है? स्क्लेरेनकाइमा। कौन सा ऊतक? स्क्लेरेनकाइमा। चलो अगला, मरुस्थलीय पौधों, जो मरुस्थलीय पौधों की बाहरी सतह पर किस जल अवरोधक रासायनिक पदार्थ का लेप होता है? वो किसका होता है भाई? सेल्यूलोज का होता है, या क्यूटीन का होता है, या लिग्निन का होता है, या पेक्टिन का होता है? जल्दी से बताओ भाई किसका होता है? तो होता है मोमी परत होती है, मोमी परत होती है, जिसे क्या कहते हैं? क्यूटीन कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? क्यूटीन कहते हैं। इसका लेप होता है ताकि जल की हानि कम से कम हो। अगला अगला है पत्ती की एपिडर्मिस में छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं। जो पत्तियां होती है, पत्तियों की बाह्य त्वचा पर छोटे छोटे सूक्ष्म छिद्र पाए जाते हैं, जिन्हें रंध्र कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? रंध्र कहते हैं, रंध्र कहते हैं, रंध्र कहते हैं। स्टोमेटा रंध्र कहते हैं। ये छिद्र किन कोशिकाओं से घिरे होते हैं? जो रंध्र होते हैं, जो छिद्र होते हैं, जो रंध्र होते हैं, जो छिद्र होते हैं, वो किन कोशिकाओं के द्वारा घिरे रहते हैं? वो घिरे हुए रहते हैं किससे? सहायक कोशिकाओं से, द्वार कोशिकाओं से। किससे? द्वार कोशिका से घिरे रहते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं? गार्ड सेल कहते हैं, रक्षी कोशिकाएं कहते हैं, रक्षी कोशिकाएं कहते हैं गार्ड सेल से। ठीक है, तो ये रंध्र है स्टोमेटा, जिन्हें स्टोमेटा या रंध्र कहते हैं। चलो अगला प्रश्न, नेक्स्ट प्रश्न है, ये देखो यहाँ पर दे रखा है चित्र में, ये रक्षी कोशिकाएं और यहाँ पर ये रंध्र है, छिद्र है। ठीक है, अगला कह रहा है स्टोमेटा का मुख्य कार्य क्या है? केवल भोजन का भंडारण करना? ना जी, गैसों का आदान प्रदान और वाष्पोत्सर्जन। गैसों का आदान प्रदान करना और वाष्पोत्सर्जन करना किसका कार्य है भाई? स्टोमेटा का, रंध्र का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। आगे प्रश्न है जैसे जैसे, देखो जैसे जैसे कह रहा है जैसे जैसे वृक्ष की आयु बढ़ती जाती है, ठीक है, उसकी बाहरी सुरक्षात्मक ऊतकों में परिवर्तन होता है और छाल का निर्माण होता है। इन छाल की कोशिकाओं में कौन सा पदार्थ होता है? जो पेड़ पौधे होते हैं उनकी जैसे जैसे आयु बढ़ती जाती है तो उनकी बाहरी जो छाल होती है, जो बाहरी क्या होती है? छाल होती है, में कौन सा पदार्थ होता है जो इन्हें हवा पानी के लिए अभेद्य बनाता है? अभेद्य बनाता है, वो होता है सुब्रेन। कौन सा? सुब्रेन होता है, सुब्रेन होता है। कौन सा पदार्थ होता है भाई? सुब्रेन होता है, सुब्रेन होता है। चलो नेक्स्ट प्रश्न है जटिल स्थायी ऊतक का उदाहरण कौन सा है? जटिल स्थायी ऊतक का उदाहरण कौन सा है जो एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं? जो एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। देखो पेरेनकाइमा, कोरेनकाइमा, ये किसके ऊतक, कौन से ऊतक है भाई? सरल है, सरल स्थायी ऊतक है, सरल स्थायी ऊतक है। जाइलम और फ्लोएम है वो जटिल स्थायी ऊतक के प्रकार है। जाइलम और फ्लोएम है वो जटिल स्थायी ऊतक के प्रकार हैं। अगला प्रश्न, जाइलम का कौन सा अवयव भोजन का संग्रह करता है? देखो जाइलम का कौन सा अवयव है जो भोजन का संग्रह करता है? तो जाइलम है, उसके चार घटक होते हैं या चार अवयव होते हैं। कितने होते हैं? चार होते हैं। पहला होता है जिसे ट्रेकिड कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रेकिड कहते हैं, या जिसे वाइनिका कहते हैं। दूसरा होता है वाहिका। क्या होता है भाई? वाहिका। तीसरा है जाइलम, जाइलम पेरेनकाइमा, जाइलम पेरेनकाइमा। और चौथा है इसका जाइलम रेसे, जाइलम रेसे या जाइलम फाइबर। जो ट्रेकिड और वाहिका है, जो ट्रेकिड और वाहिका है, जो ट्रेकिड और वाहिका है वो नलिकाकार होती है।
जो ट्रेकिड और वाहिका है वो कैसी होती है, नलिकाकार होती है। जो इनकी परिपक्व कोशिका होती है वो कैसी होती है, मर्द होती है। जो इनकी परिपक्व जो कोशिका है वो कैसी होती है, मर्द होती है, मर्द होती है। और इनकी जो कोशिका भित्ति है, कोशिका भित्ति क्या होती है, मोटी होती है। जो कोशिका भित्ति है वो कैसी होती है भाई, मोटी होती है। कैसी होती है, मोटी होती है। और जो ये ट्रेकिड और वाहिका है, जो ट्रेकिड है और वाहिका है वो खनिज लवण, इसका खनिज लवण, खनिज लवण वे जल का परिवहन करती है। जो ट्रेकिड और वाहिका है वो खनिज लवण तथा जल का परिवहन करती है। और जो जाइलम है, जाइलम पेरेनकाइमा है, वो क्या करता है, भोजन का संग्रह करता है। भोजन का संग्रह करता है। भोजन का संग्रह कौन करता है, जाइलम पेरेनकाइमा। जाइलम पेरेनकाइमा क्या करता है, भोजन का संग्रह करता है। अब जो जाइलम रेशे हैं वो क्या करते हैं, सहारा प्रदान करते हैं। क्या करते हैं भाई, सहारा प्रदान करते हैं। तो इसका मुख्य कार्य क्या हो जाएगा भाई, वो हो जाएगा संग्रह करता है। कौन करता है, जाइलम पेरेनकाइमा, जाइलम पेरेनकाइमा। चंदा ने पूछा तारों से। अगला है फ्लोएम उत्तक मुख्य रूप से कितने प्रकार के अवयवों से मिलकर बना होता है। जो फ्लोएम है वो कितने कितने घटकों से मिलकर बना होता है, वो 5। कितने, 5। कितने भाई, 5। कितने भाई, 5 है, 5 घटक है। कितने घटक है, 5 घटक है। सबसे पहला है चालनी कोशिकाएं। चालनी कोशिकाएं, चालनी कोशिकाएं पहला घटक है चालनी कोशिका, चालनी कोशिका। दूसरा है चालनी नलिका, चालनी नलिका, चालनी नलिका। तीसरा है साती कोशिका, साती कोशिकाएं, साती कोशिकाएं। चौथा है, चौथा कौन सा है भाई, फ्लोएम, फ्लोएम पेरेनकाइमा, फ्लोएम पेरेनकाइमा। पांचवा है फ्लोएम रेसे, फ्लोएम रेसे, फ्लोएम रेसे है। पांचवा कौन सा है, फ्लोएम रेसे। जो 5 घटकों से मिलकर बना होता है, एक होता है चालनी कोशिका, चालनी नलिका, साती कोशिका, फ्लोएम पेरेनकाइमा और फ्लोएम रेसे। ठीक है जी। तो 4 प्रकार की, कितनी, 5 प्रकार की, सॉरी 5 प्रकार के घटकों से मिलकर बना होता है। चलो अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है फ्लोएम का कौन सा अवयव, फ्लोएम का कौन सा अवयव मर्द कोशिकाओं से बना होता है। जो फ्लोएम ऊतक होता है उनका कौन सा अवयव है जो मर्द कोशिकाओं से बना होता है। देखो फ्लोएम के 5 अवयव होते हैं। कितने होते हैं, 5। जो 5 में से केवल एक ऐसा अवयव है जो मर्द कोशिका से बना होता है, वो होता है फ्लोएम रेशे। कौन से, फ्लोएम रेशे। बाकी ये सब के सब किससे बने होते हैं, जीवित कोशिका से। किससे बने होते हैं भाई, जीवित कोशिका से बने होते हैं। जीवित कोशिका वो मृत कोशिका से बने होते हैं। चलिए तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलो अगला प्रश्न है फ्लोएम का मुख्य, फ्लोएम का मुख्य कार्य क्या है। जो फ्लोएम है, देखो फ्लोएम एक तो होता है जाइलम, वो मुख्य रूप से जल और खनिज लवणों का परिवहन करता है। जो फ्लोएम है ये भोजन का परिवहन करता है, भोज्य पदार्थों, पत्तियों से भोजन को पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाना, पत्तियों से भोजन को पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाना। चलो अगला प्रश्न, अगला प्रश्न अपन के बीच में आ रहा है जंतुओं में जब हम सांस लेते हैं, जंतुओं में जब हम सांस लेते हैं तो हमारी छाती की गति, जंतुओं में, हम जंतु ही है, जब हम सांस लेते हैं तो हमारी छाती की गति के लिए, जो छाती की गति के लिए कौन सी कोशिकाएं उत्तरदायी होती है, वो होती है पेशी कोशिकाएं। कौन सी कोशिकाएं, पेशी कोशिकाएं, मसल सेल्स इनके लिए उत्तरदायी होती है। रक्त को किस प्रकार का उत्तक माना जाता है, जो रक्त है उसको किस प्रकार का उत्तक माना जाता है, वो होता है संयोजी उत्तक है। रक्त एक तरल संयोजी उत्तक है। कैसा उत्तक है भाई, तरल संयोजी उत्तक है, तरल संयोजी उत्तक है।
बहुत सारी एग्जामों में ये पूछा जाता है। रक्त कैसा ऊतक है? तरल संयोजी ऊतक है। कैसा ऊतक है भाई लोग? तरल संयोजी ऊतक है। देखो यहाँ पर ये देखो यहाँ पर रक्त के अंदर कोशिकाएं पाई जाती है। एक तो आरबीसी रेड ब्लड सेल्स जो ऑक्सीजन का परिवहन करती है, एक होती है डब्ल्यूबीसी वाइट ब्लड सेल्स, ठीक है, ये इन्फेक्शन से लड़ने में सहायक होती है। एक होती है प्लेटलेट्स, ये रक्त का थक्का बनाती है। रक्त का क्या बनाती है? थक्का, ठीक है। और ब्लड ब्लड के अंदर एक प्लाज्मा भी होता है जिसके अंदर क्या होता है? प्रोटीन पाए जाते हैं, ठीक है। चलो अगला है जाइलम। कह रहा है भाई कि जाइलम के कौन से अवयव की कोशिकाएं भित्ति मोटी होती है और उनमें कई परिपक्व कोशिकाएं मर्द होती है। अवयव की कोशिका भित्ति मोटी होती है, कोशिका भित्ति क्या होती है? मोटी होती है, उनमें से कई परिपक्व कोशिकाएं मर्द होती है। कई परिपक्व कोशिकाएं मर्द होती है। वो होता है एक तो ट्रैकिड जिसे वाहिका कहते हैं और वाहिकाएं। ट्रैकिड एवं वाहिकाएं, ट्रैकिड और वाहिकाएं, इनकी कोशिका भित्ति मोटी भी होती है और इनकी परिपक्व कोशिका होती है वो कैसी होती है? मर्द। अगला, फ्लोएम के बारे में कौन सा कथन सत्य है? जो फ्लोएम है, फ्लोएम के बारे में कौन सा कथन है जो सत्य है? जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ। फ्लोएम केवल जल का संवहन करता है। देखो जो फ्लोएम है केवल जल का संवहन करता है। जल का संवहन तो ये नहीं करता है, ये तो भोजन का संवहन करता है। फ्लोएम रेशों को छोड़कर अन्य सभी फ्लोएम कोशिकाएं जीवित होती है। जो फ्लोएम है, फ्लोएम रेस से जो फाइबर होते हैं उनको छोड़कर बाकी सभी कोशिकाएं कैसी होती है? जीवित। ये भी बात राइट है, इसके बारे में ये कथन सत्य है। फ्लोएम की सभी कोशिकाएं मर्द होती है? ना जी, गलत बात है। फ्लोएम में भोजन का परिवहन केवल नीचे की दिशा में होता, कोई जरूरी नहीं है। ऊपरी मुखी और अधोमुखी, ऊपरी मुखी दोनों तरफ हो सकता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है जंतुओं में शरीर को ढकने या बाह्य त्वचा रक्षा प्रदान करने वाले ऊतक को क्या कहते हैं? वो कहते हैं एपिथीलियम ऊतक। क्या कहते हैं? एपिथीलियम ऊतक कहते हैं। अगला कह रहा है आहार नली का अस्तर और फेफड़ों की कोशिका किस प्रकार के ऊतक से बनी होती है? जो आहार नली होती है, आहार नली और फेफड़ों की कोशिका किस प्रकार के ऊतक की बनी होती है? एपिथीलियम ऊतक, संयोजी ऊतक, विभज्य ऊतक, ये पेड़ पौधों का है। पेशी ऊतक, नाजी। एपिथीलियम ऊतक, संयोजी ऊतक, नाजी। तो एपिथीलियम ऊतक से बनी होती है। किससे बनी होती है भाई? एपिथीलियम ऊतक से। चलो नेक्स्ट प्रश्न अगला है जाइलम का कौन सा भाग पानी और खनिज लवण का ऊर्ध्वाधर संवहन करता है? जो जाइलम है, जाइलम का कौन सा भाग है पानी और खनिज लवण का ऊर्ध्वाधर संवहन करता है? जो जाइलम, जाइलम पेरेन्काइमा, ना जी, ये तो भोजन भोजन संग्रहित करता है, भोजन संग्रहण करता है। क्या करता है? भोजन। जाइलम फाइबर ये तो सारा प्रदान करता है। क्या करता है? सारा प्रदान करता है। जो ट्रेकिंग वाहिका है जल का परिवहन करती है। किसका? जल और खनिज लवणों का। चलो अगला वर्कीय नली। वर्कीय नली, वर्कीय नली और लाल रंग की नली के अस्तर का निर्माण कौन सा एपिथेलियम करता है? बताओ रे, जल्दी बताओ, बताओ कौन सा करता है? पता है घनाकार एपिथेलियम। कैसा ऊतक करता है भाई? घनाकार एपिथेलियम करता है। कैसा करता है भाई? घनाकार एपिथेलियम। कैसा? घनाकार एपिथेलियम करता है। कैसा ऊतक करता है? घनाकार एपिथेलियम, ठीक है। चलो नेक्स्ट प्रश्न अगला प्रश्न है कह रहा है त्वचा त्वचा की एपिथेलियम कोशिका कटने और फटने से बचने के लिए कई परतों में व्यवस्थित होती है और इस प्रकार के पैटर्न को क्या कहते हैं? वो कहते हैं स्तरित सल्की एपिथेलियम।
स्तरीय सेल की एपिथेलियम कहते हैं। नेक्स्ट पर्सन, अगला पर्सन, जहां अवशोषण और श्रावण होता है वहां कौन से लंबे ऊतक पाए जाते हैं जो एपिथेलियम अवरोध को पार करने में सहायता करते हैं? वो होते हैं स्तंभाकार एपिथेलियम। कौन से ऊतक? स्तंभाकार एपिथेलियम, स्तंभाकार एपिथेलियम। चलो अगला वर्जन है कह रहा है श्वास नली में स्तंभाकार एपिथेलियम ऊतक की सतह पर बाल जैसी रचनाएं होती है जो श्लेष्मा को आगे स्थानांतरित करके साफ करने में मदद करती है। उन्हें क्या कहते हैं? पक्षमाप कहते हैं, सीलिया कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? पक्षमाप या सीलिया कहते हैं। अगला, कभी कभी एपिथेलियम ऊतक का कुछ भाग अंदर की ओर मुड़कर एक बहुकोशिकीय ग्रंथि का निर्माण करता है। इसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं ग्रंथिल क्या कहते हैं भाई? ग्रंथिल एपिथेलियम कहते हैं। अगला कह रहा है संयोजी ऊतक की कोशिकाएं आपस में कम जुड़ी होती है और एक अंतरकोशिकीय पदार्थ में धसी होती है। इस पदार्थ को क्या कहते हैं? इस पदार्थ को मैट्रिक्स या आधात्री कहा जाता है, जिसके अंदर संयोजी ऊतक की कोशिकाएं क्या होती है? धसी हुई रहती है। मान लो ये पूरा एक संयोजी ऊतक है, ये संयोजी ऊतक है। मान लो इसके अंदर संयोजी ऊतक, मान लो ये रक्त है, रक्त इसके अंदर फ्लो है, ये आरबीसी है, इसके अंदर और भी है, डब्ल्यूबीसी है, ठीक है, प्लेटलेट्स है, और पूरा इसके अंदर ये आधात्री है। क्या है? आधात्रिया, इसे मैट्रिक्स कहते हैं। मैट्रिक्स के अंदर ये आरबीसी, डब्ल्यूबीसी सारे कनेक्टेड टिश्यू जैसे होते हैं। चलो अगला कह रहा है रक्त के तरल आधात्री भाग को क्या कहते हैं? इसमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट निलंबित होते हैं, उसे कहते हैं प्लाज्मा। क्या कहते हैं भाई? प्लाज्मा कहते हैं। प्लाज्मा में निम्नलिखित में से कौन से पदार्थ पाए जाते हैं? प्रोटीन पाया जाता है, नमक पाया जाता है, हार्मोन, उपरोक्त सभी पाए जाते हैं। अगला कह रहा है संयोजी ऊतक की आधात्री की प्रकृति कैसी होती है? जेली की तरह, तरल, सघन या कठोर? अगला प्रश्न, रक्त का मुख्य कार्य क्या है? गैसों और पचे हुए भोजन का संवहन करना, बिल्कुल राइट बात है। अगला, हार्मोन का शरीर के अंगों तक पहुंचाना, बिल्कुल राइट बात। औषधीय पदार्थों का परिवहन, उपरोक्त सभी हो जाएगा इसका आंसर। अगला प्रश्न कह रहा है कि भाई अस्थि कोशिकाएं एक कठोर आधात्री में धसी होती हैं जो मुख्य रूप से किन तत्वों से बनी होती है? वो होती है कैल्शियम और फास्फोरस से बनी होती है। आगे अगला कह रहा है कि भाई दो अस्थियों को आपस में, देखो दो अस्थियों को आपस में जोड़ने वाली संरचना होती है। दो अस्थियों को आपस में जोड़ने वाली संरचना होती है। इधर भी एक अस्थि है, इधर भी एक अस्थि है। जो अस्थि को अस्थि से जोड़ने वाली संरचना को कहते हैं लिगामेंट। क्या कहते हैं भाई? लिगामेंट कहते हैं। बोन को बोन से जोड़ने वाली संरचना को कहते हैं लिगामेंट। क्या कहते हैं? लिगामेंट कहते हैं। स्नायु कहते हैं। क्या कहते हैं? स्नायु कहते हैं। बीबी लाल, बोन टू बोन, बीबी लाल, बोन टू बोन, यानी बोन टू बोन, हड्डी को हड्डी से जोड़ने वाली संरचना को क्या कहते हैं? लिगामेंट कहते हैं। देखो ये हड्डी है, यहाँ पर ये हड्डी है और ये हड्डी है, इस हड्डी को जोड़ने वाली संरचना है जिसे क्या कहते हैं? लिगामेंट कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? लिगामेंट। बोन को बोन से जोड़ने वाली संरचना को कहते हैं स्नायु या लिगामेंट। चलो अगला प्रश्न कह रहा है पेशियों को अस्थियों से जोड़ने वाले मजबूत लेकिन सीमित लचीलेपन वाले रेशेदार ऊतक को क्या कहते हैं? देखो जो बोन है, बोन को मसल्स, किसे? मसल्स, बोन को मसल से जोड़ने वाली संरचना को क्या कहते हैं? टेंडन कहते हैं। क्या कहते हैं? टेंडन कहते हैं। क्या कहते हैं? टेंडन कहते हैं। बोन को मसल से जोड़ने वाली, यहाँ पर ये मसल्स को कौन जोड़ रहा है? मसल्स को बोन से जोड़ने वाली संरचना कौन है? टेंडन है। कौन है भाई? टेंडन है, कंडरा है, इसे क्या कहते हैं? टेंडन या कंडरा। आगे
अगला है उपास्थि शरीर के किन भागों में पाई जाती है। देखो उपास्थि हो कार्टिलेज है वो हमारे नाक में हो सकती है, कान में हो सकती है, कंठ में हो सकती है, श्वास नली में हो सकती है। तो उपरोक्त सभी आंसर होने वाला है इसका। चलो अगला वसा का संग्रह करने वाला वसा में ऊतक एडिपोज टिश्यू शरीर में कहाँ पाया जाता है और ये क्या कार्य करता है। त्वचा के नीचे और आंतरिक अंगों के बीच उसमें कुचालक का कार्य करता है। कौन करता है भाई? एडिपोज टिश्यू वसा में ऊतक। अगला कह रहा हमारे हाथ और पैर में पाई जाने वाली पेशियां जिन्हें हम अपनी इच्छा अनुसार गति करा सकते हैं उन्हें क्या कहते हैं? एसिक पेशी कहते हैं, ऐच्छिक पेशी कहते हैं। अगला रेखित पेशी की कोशिकाओं की विशेषता क्या है? जो रेखित पेशी होती है लंबी बेलनाकार शाखा रहित और बहुनाभिकीय। ऑप्शन नंबर ए लंबी बेलनाकार शाखा रहित और बहुनाभिकीय होती है। बहुत सारे नाभिक होते हैं, लंबी होती है। अगला प्रश्न है कह रहा है हृदय की पेशियां जो जीवन भर लेबद्ध होकर प्रसार एवं संकुचन करती है उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें कहते हैं हृदय पेशी या कार्डिक पेशी कहते हैं। अगला प्रश्न कह रहा तंत्रिका ऊतक की इकाई क्या है जो संवेदनाओं को प्राप्त करने और संचालित करने का कार्य करती है? देखो तंत्रिका कोशिकाओं से मिलकर तंत्रिका ऊतक बनता है और इसकी जो इकाई है तंत्रिका ऊतक की वो हो जाएगी न्यूरॉन या तंत्रिका कोशिका। अगला न्यूरॉन के उस लंबे प्रवर्त को क्या कहते हैं जो संवेदनाओं को कोशिका काय से दूर ले जाता है? देखो ये जो लंबा भाग है इसे कहते हैं तंत्रिकाक्ष। क्या कहते हैं? तंत्रिकाक्ष कहते हैं। जो साइटोन से कोशिका काय से सूचना को कहाँ ले जाता है? अंतिम भाग तक दूर लेके जाता है। ठीक है, उसे कहते हैं तंत्रिकाक्ष या एक्सोन कहते हैं। तंत्रिकाक्ष या एक्सोन कहते हैं। आगे अगला प्रश्न है कह रहा है सुमेलित करो। देखो सुमेलित स्नायु बी बोन टू बोन दो अस्थियों को आपस में जोड़ने वाली संरचना को कहते हैं स्नायु। कंडरा क्या है? पेशियों को अस्थियों से जोड़ने वाली संरचना। वसा में ऊतक शरीर में उसमें कुचालक का कार्य करता है। कार्डिक करते जीवन पर लेब संकुचन और प्रसार करता है। चलो अगला मिला देते हैं भाई। कह रहा है सरल सेल की एपिथेलियम और अगला कह रहा है घनाकार एपिथेलियम, स्तंभाकार एपिथेलियम। जल्दी से बताओ। ये देखो स्तरित उपकला अभी बढ़ा था त्वचा बचाने से, त्वचा कट्टे फट्टे बचाने के लिए। देखो ये स्तरित उपकला है। ठीक है, घनाकार कहाँ बढ़ा था बताओ जल्दी से। घनाकार कहाँ बढ़ा था? घनाकार। और स्तंभाकार कहाँ बढ़ा था? स्तंभाकार। जल्दी से, ठीक है जल्दी से बताओ, जल्दी से। इसका आंसर आपको स्वयं को ढूंढना है, क्या करना है? स्वयं को ढूंढना है। ठीक है जी। जल्दी से देखो इसका क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। जल्दी से बताओ। अगला नेक्स्ट बताओ। देखो इसका ये हो जाएगा घनाकार एपिथेलियम वर्ग की नली और लार ग्रंथि की नली। ठीक है, बाकी बचा तो आप मिला लोगे। ठीक है, चलो ये इसका हो जाएगा। मैंने ही कर दिया यार ये तो। अगला है ये तो आप मिला सकते हो। शीर्ष द्विभुजीय ऊतक जड़ों और तनों की लंबाई में वृद्धि करता है। ठीक है, पार्श्व विभाज्य ऊतक ये क्या करता है? तने की परिधि या मोटाई में वृद्धि करता है। पेरेनकाइमा भोजन का भंडारण करता है। एरेनकाइमा झिल्ली पौधों को तैरने में सहायता करता है। स्क्लेरेनकाइमा पौधों को कठोरता और मजबूती देता है। ठीक है, चलो आगे मस्त प्रश्न आ रहा है आपके बीच कथन कारण वाला। चलो भाई मस्त प्रश्न कह रहा है इन प्रश्नों में आपको नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनना होता है। कथन और कारण दोनों सत्य हैं और कारण कथन की सही व्याख्या करता है तो ऑप्शन ए चुनना है। कथन और कारण दोनों सत्य हैं लेकिन कारण कथन की सही व्याख्या नहीं है।
कथन सत्य है लेकिन कारण है असत्य है, तो ऑप्शन नंबर सी करना है। अगला, कथन सत्य कथन असत्य है लेकिन कारण सत्य है, तो उसके लिए डी करना है। देखो दोनों ही सत्यों के लिए क्या करना, ऑप्शन नंबर ए। कथन कह रहा है विभज्य ऊतक की कोशिकाओं में रसदानी नहीं होती, बिल्कुल नहीं होती। इन कोशिकाओं को भोजन संग्रहण की आवश्यकता नहीं होती है क्योंकि निरंतर विभाजित होता रहता है। तो यहाँ पर आप ऑप्शन कर सकते थे ए, ऑप्शन ए कर सकते थे। कथन भी सही है, कारण भी सही है। चलो अगला प्रश्न कह रहा है कि भाई रक्त को एक संयोजी ऊतक माना जाता है, बिल्कुल माना जाता है। रक्त शरीर के विभिन्न अंगों को जोड़ता है और पदार्थों में क्या करता है, संवहन करता है। दोनों ही राइट है, कथन भी राइट है, कारण भी राइट है। तो इसका कथन भी राइट है, कारण भी राइट, ऑप्शन ए करते हैं। चलो अगला प्रश्न कह रहा है हृदय पेशियां अनैच्छिक होती है, बिल्कुल